वक्फ बिल का मुद्दा गरमाया हुआ है, वक्फ कानून का मुद्दा गरमाया हुआ है। या तो सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल जाएगी। हालांकि ऐसा तो लग नहीं रहा है कि हरी झंडी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जब सीजीआई संजीव खन्ना की मैं बात करूं, जो पूर्व सीजीआई थे, उनके वक्त में क्या हुआ था, जब पहले बार उनके अंडर में मामला गया, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जब सुनवाई पहले बार हुई तो ऐसा लग रहा था कि अब तो हो जाएगा बड़ा फैसला, लेकिन सुनवाई टल गई और बीआर गवई की बेंच जो है अब इस मामले की सुनवाई कर रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार वक्फ बिल पर गहमा गहमी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार वक्फ बिल पर बहस चल रही है, तीखी बहस हो रही है कपिल सिब्बल और सॉलिसिटर जनरल मेहता के बीच में, जिसमें बहुत सारे तथ्य भी रखे जा रहे हैं, बहुत सारी दलीलें रखी जा रही हैं। लेकिन एक सवाल ये फिर खड़ा हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि जो 3 बिंदु हैं, 3 कौन कौन से पॉइंट हैं, पहला जो जमीनें हैं उसे कलेक्ट्रेट के अधीन रखने वाली बात, दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि भैया बोर्ड के अंदर अन्य कम्युनिटी के लोगों को कैसे शामिल किया जाए, और तीसरा कि वक्फ के पास जो जमीन है, उसके पुरानी जमीन है, उसके पेपर कहां से दिखाए जाएं, ये तो डोनेट क्यों हुई है। और इसी में तो मामला है। और अगर ये कहा गया ना कि अगर जमीन के कागज नहीं दिखा पाओगे तो जमीन सरकार हड़प लेगी, तो यही तो कहा जा रहा है कि क्या सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पना चाहती है, क्या वक्फ के मामले में जानबूझकर सरकार दखल दे रही है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि बोर्ड के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद तो है, लेकिन ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा ना कि क्या उन्हें उनकी वो उम्मीद पूरी हो पाएगी या नहीं, या फिर यहाँ केंद्र सरकार को झटका लगता नजर आएगा। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी की बात करूं, मुसलमानों के एक बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, और हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम किया है, सरकार के साथ रहे, देश के मामले में वो साथ रहे, पाकिस्तान को उन्होंने आईना दिखाया। और असदुद्दीन ओवैसी वही है जो प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, जो भारत को आगे जाके रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो ये वही असदुद्दीन ओवैसी हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों को नहीं भूल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि वक्फ बिल पर हम पीछे नहीं हटेंगे, भले ही हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े। तो असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, इस दरार रिपोर्ट आप 1995 के वक्फ कानून में बदलाव को लेकर लाया गया वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिली। इस बिल का मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया गया। इस विधेयक की मदद से वक्फ अधिनियम के कई खंडों को रद्द भी किया गया। ये रद्दीकरण मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड के मनमाने अधिकार को कम करने के मकसद से किया गया, जो उन्हें अनिवार्य सत्यापन के बिना किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने की अनुमति देता था। राजनीतिक दलों के बीच इस बिल को लेकर खींचतान जारी भी है, और इतना ही नहीं, इसको लेकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। भले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन मुस्लिम लीडर्स ये कह रहे हैं कि वक्फ बिल में बदलाव हमें मंजूर नहीं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 288 जबकि विरोध में 232 मत पड़े थे। राज्यसभा से भी पारित हो गया था। राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 95 वोट के मुकाबले 128 वोट से पारित किया गया था। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध किया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन कर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक्फ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाशशुदा महिला या यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक्फ नहीं किया जा सकेगा। इस विधेयक के द्वारा वक्फ संपत्तियों के
उचित प्रबंधन से इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ समाज के विकास के लिए उपयोग किए जा सकेंगे। जब यह विधेयक कानून का रूप लेगा तो इसका नाम उम्मीद होगा। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति तभी वक्फ को दान कर सकता है जब वह कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहा हो। इतना ही नहीं, अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में अभी भी बवाल थमा नहीं है और लगातार बवाल देखने को मिल ही रहा है। भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सल्तनत मुइजुद्दीन सैम गैर जो मोहम्मद गौरी की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था। साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्ड को और ज़्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ गई। साल 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमति कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथ में है। यह बिल मौजूदा वक्फ कानून में लगभग 40 बदलावों को प्रस्ताव रखता है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को सभी संपत्ति दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन से गुजरना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सरकार के इरादे ठीक नहीं है, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार जानबूझकर हमारे संपत्ति में, हमारे इंटरनल मामलों में दखल दे रही है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक रिपोर्ट और दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार ये वक्फ कानून है क्या, ये पूरा वक्फ कानून है क्या। बहुत सारे लोग हैं जो असमंजस की स्थिति में हैं या वो पूरे इन मामलों को समझ नहीं पा रहे हैं कि वक्फ क्या है। तो मैं अपने दर्शकों को आज एक रिपोर्ट पूरी दिखाऊंगा कि वक्फ कानून क्या है, जिसको लेकर इतना बवाल देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए कि जब आपके लिए कोई चीज अच्छी है, जब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के लिए अगर ये चीज अच्छी है कि वहां पर कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, जब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कानून है कि कोई गैर सिख मेंबर नहीं बन सकता, जब आंध्र प्रदेश में तिरुपति देवस्थानम का कानून यह है कि उसके बोर्ड का मेंबर कोई गैर हिंदू नहीं बन सकता, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे वक्फ बोर्ड में भी कोई गैर मुस्लिम मेंबर कैसे बन सकता है। जब आपके पास लिमिटेशन का कानून अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, अगर कोई हिंदू धर्म की मंदिर की जायदाद पर काबिज है तो वो उसको काबिज करार दिया जाता है। अगर कोई गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जायदाद पर कोई लैंड ग्रैबर बैठा है तो उसको लैंड ग्रैबर रहता है वो। मगर यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत ने कह दिया कि जो वक्फ की जमीन जिसका मालिक अल्लाह है, अगर कोई नाजायज काबिज है 12 साल से, तो लिमिटेशन के कानून के तहत वो मालिक बन जाएगा। ये हमारे देश को समझने की जरूरत है।
अगर आपके लिए कोई चीज अच्छी है तो हमारे लिए बुरी कैसी हो गई बताओ आप। तो इसीलिए हम हमारे दीगर तमाम अपनाए वतन से अपील कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया गया है ये मुसलमानों के हक में नहीं बनाया गया है। ये मुसलमानों की वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। ये मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इमाम बाड़ों को, कब्रस्तानों को, ईदगाह को छीनने के लिए कानून बनाया गया। इससे वक्फ बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। और बीजेपी ये झूठ बोलती है कि हमने मुसलमानों के फायदे के लिए कानून बनाया। हरगिज नहीं बनाया तुमने मुसलमानों के फायदे के लिए। जितने मुसलमानों के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस थे पूरे भारत के, जो हमारी पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आए, उन तमाम ने इस बिल को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। और जो बीजेपी के इशारों पर नाचने वाले हैं, जो जमीर फरोश हैं, जो डरते हैं मोदी से और अल्लाह से नहीं डरते, वो इस कानून की ताईद में है और हम इन लोगों को भी मुस्तरद करते हैं। अब बीजेपी ये कहती है कि हाँ मुसलमान इस ये देश उनके लिए मादर वतन है, मगर ये देश उनके लिए मुबारक नहीं है, होली लैंड नहीं है। तो हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं कि आप वरंगल के किले में आओ, यहाँ पर खुश महल है और कुंडा मस्जिद है जो 1330 की बनाई गई है। 1330 से उस कुंडा मस्जिद में अल्लाह अकबर की सदाएं दी जा रही हैं। हम इस सरजमीन पर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो बताओ, जब 100 साल से हम इस जमीन को अपनी मुबारक जमीन मानकर सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो आपको क्या इख्तियार दिया जाता है कि आप ऐसा कहें कि ये होली लैंड नहीं है? क्या तुम डिसाइड करोगे होली लैंड नहीं है ये? अरे सावरकर की थियरी को हम रिजेक्ट करते हैं। सावरकर जो भी लिखे वो तासुब की बुनियाद पर लिखे थे। आरएसएस जो कुछ कहती है वो तासुब की बुनियाद पर कहती है। आरएसएस की जो किताबें हैं, आरएसएस के सरसंचालक के जो बयानात हैं, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और हमेशा रहेंगे। मस्जिदें हैं, तारीख है हमारी, और आप कहते हैं कि मादर वतन के हैं मगर होली लैंड नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना हमको झुकना है, ना हमको डरना है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमको अपने इस एहतजाज को जारी रखना है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, भारत के 20 करोड़ मुसलमान एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, चाहे वरंगल हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई गांव और शहर हो, वहां पर मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ, सिख धर्म के मानने वालों के साथ, किसानों के साथ खड़े होकर इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करेगा। और बार बार हमारे वजीर आजम अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल पंचर बनाता है। सुनो वजीर आजम, अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, अब्दुल गयूर है। और अब्दुल आपके दोस्त मिस्टर मुकेश की तरह एक यतीम खाने पर अपना महल तामीर नहीं किया जो आपके दोस्त ने मुंबई में तामीर किया था। अब्दुल जरूर पंचर बनाता है, मगर अब्दुल किसी की जमीन पर अपना घर नहीं बनाता। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल गरीब है। अरे प्रधानमंत्री, गरीब तो अब्दुल के साथ राम भी है। अब मुकेश तो दौलतमंद है, मगर हिंदू भाई भी गरीब है, क्योंकि भारत के बैंक सिर्फ आपके दोस्त को लोन पे लोन दे जाते हैं। आप बताइए, अब्दुल पंचर बनाता है और प्रधानमंत्री बोलते गरीब है। आपकी हुकूमत ने 11 साल में भारत की अक़लियतों को जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता था, खास तौर से मुसलमानों को, उसने आपने खत्म कर दिया। सिर्फ 9वीं और 10वीं जमात से आपने उसका कानून बनाया, जबकि दुनिया जानती है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पर होता है। आपने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म कर दी।
ताकि कोई अक़लियती और ख़ास तौर से मुसलमान बच्चे DPhil और PhD ना कर सकें। आपने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में इजाफा नहीं किया। जो यूनिट कास्ट के पैसे मिलते हैं वो 2008 से वही है, उसको इजाफा नहीं हुआ। और फिर प्रधानमंत्री कहती है, बीजेपी कहती है, RSS कहती है, नायडू कहती है, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारस्वामी ये कहती है कि हमने कहा कि इस कानून में पसमानदा मुसलमानों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए आपकी बात को हम सुन लिए, मानते तो नहीं, मगर आप ये बताओ तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? 240 तुम्हारे पास MP हैं, बीजेपी वालों, तुम्हारे पास एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। कभी अपने गिरेबान में झांक कर तो देखो। और अगर तुम ये कह रहे हो कि जिसको हक नहीं मिल रहा उसको हिस्सा मिलना चाहिए, तो फिर तुम मुसलमानों के जो पसमानदा मुसलमान उनके रिजर्वेशन के खिलाफ क्यों हो? जब तुम मोदी ये कहते हैं कि जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उनको हिस्सा मिलना चाहिए, तो भारत की इंटेलिजेंस में सिर्फ एक मोहतरमा ऑफिसर है मुसलमान और कोई नहीं है। डालो उसमें, क्यों नहीं डालते उसमें? आप बताओ क्या पोजीशन है? आप नहीं बता पाएंगे। यह कानून सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि हमारी जायदादों को छीन लिया जाए। लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो जो गलता काबिज है वो मालिक बन जाएगा। और मोदी जी कहते हैं, बीजेपी कहती है कि वक्फ वाल औलाद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक के अगर कोई बच्ची का हक उसमें नहीं मारा जा रहा। हम प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाह रहे हैं, आपको मुस्लिम बेटियों से इतनी हमदर्दी अगर पैदा हो रही है तो फिर वो बच्ची की जो अस्मत रेजी की गई थी गुजरात में जब आप मुख्यमंत्री थे, उसको भी अपने घर में बुलाओ, चाय पिला और बोलो बेटी मैं तेरे साथ हूं। बिल्किस बानो से मोहब्बत नहीं, मगर वक्फ और औलाद में बच्चों का हक नहीं मारना चाहिए। ये कौन सा कानून है बताइए आप? हमारे हिंदू भाई जानते हैं कि उनके सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में अगर किसी हिंदू भाई के 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और वैसे एक मुसलमान की 2 बेटियां 1 बेटा है, तो हमारे हिंदू भाई की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो विल के जरिए अपने 2 बेटियों को छोड़कर अपने 1 बेटे को अपनी पूरी जायदाद दे सकता है। कानून इसकी इजाजत देता है। और अगर मुसलमान कोई बाप या मां अपने 2 बेटियों को छोड़कर 1 बेटे को देना चाहती है तो हम नहीं दे सकते, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकते। आप विल पावर का इख्तियार नहीं निकालेंगे। और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर जायदाद दे रहे हो तो बच्चों का हक नहीं मारा जाएगा। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को मालिक बना रहा हूं, तो कहां बेटी, कहां बेटा, कहां रिश्तेदार, कहां मां, कहां बाप का हिस्सा? मगर मोदी जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, शरीयत इजाजत दे रही है, मगर आप कह रहे हैं कि नहीं हो सकता। और फिर इसमें यह कानून बना दिया गया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, अब वो पूरी निकल गई। अब गवर्नमेंट उसकी मालिक बन गई। वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी नहीं है, अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। अब जो गवर्नमेंट के हाथ में आ गई तो कल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, यहां पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस कानून में सेक्शन 3D बनाया गया जो पूरी पार्लियामेंट में इत्तेफाक से अल्लाह ने मुझे ही मौका दिया उसके बारे में बोलने के लिए। और क्या है कानून? वो कानून ये है कि अगर कोई आसार कदीमा के तहत प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वक्फ नहीं होगा, उसका मालिक ASI होगा, आसार कदीमा होगा। कैसे होगा बताइए आप? आसार कदीमा पहले आया या फिर यहां पर वरंगल की कोंडा मस्जिद पहली आई? बताओ आप। कोंडा मस्जिद पहली आई थी ना, मक्का मस्जिद पहली आई।
आसार कदीमा तो अंग्रेजों के जमाने बनाया गया। तो मोदी जी बोले नहीं, वक्फ नहीं होगा, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। क्यों करना चाहते हैं? ताकि ज्ञानवापी और काशी की मस्जिदों को जब एएसआई के हवाले कर दिया जाएगा तो फिर खत्म हो गया किस्सा। ये रिपोर्ट आपने देखी और अब जो मैं बताऊंगा उसको फिर ध्यान से सुनिएगा। दरअसल वक्फ बिल की जो सुनवाई है, इससे पहले हम क्या देख रहे थे, वो जो पूर्व सीजीआई है, सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे थे, पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे थे। और इसके अलावा हम यहाँ पर देख रहे थे विश्वनाथन, केवी विश्वनाथन और पीवी संजय कुमार, ये 3 जज थे। कौन कौन से, मैं दोबारा नाम बोल देता हूं। संजीव खन्ना थे और जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन, वो वक्फ बिल मामले की सुनवाई वो कर रहे थे। ये 3 जज थे। लेकिन एक छोटी सी चीज को आप देखिएगा कि इस वक्त जो वक्फ मामले की सुनवाई है वो केवल 2 जज कर रहे हैं। वो 2 जज कर रहे हैं, जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीही। लेकिन यहां पर फिर ये भी सुनिए आप कि पहले 3 जज थे, अब 2 ही क्यों? और यहां पर सीजीआई खन्ना की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं जानता हूं दर्शक कह रहे होंगे कि भैया सीजीआई खन्ना का तो रिटायरमेंट का समय आ गया था। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है कि सीजीआई खन्ना 13 तारीख को रिटायर हुए, उनका कार्यकाल खत्म हुआ। लेकिन जस्टिस पीवी संजय कुमार का तो रिटायरमेंट नहीं था ना, या केवी विश्वनाथन, इनका तो रिटायरमेंट का टाइम नहीं था, इनका तो रिटायरमेंट से अभी कोई दूर दूर तक मसला नहीं था। लेकिन पूरा बेंच बदल दिया गया और नया बेंच तैयार हुआ, BR गवई और जस्टिस AG मसीहा। तो इसमें क्या वाकई एक बड़ी साजिश है? क्या जो वक्फ बिल की सुनवाई पहले 3 जज कर रहे थे, अब 2 जज का इसमें शामिल होना ये नहीं बताता है कि क्या सरकार ने यहां पर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स नहीं खेली है? क्या वाकई ये बात कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि सरकार चाहती है कि न्यायपालिका की शक्ति को कम किया जाए, न्यायपालिका की ताकत को कम किया जाए? ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एक चीज को ये भी फिर देखिए कि जब सीजीआई के पद पर संजीव खन्ना थे और जब वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि ये जो 3 पॉइंट है ये ठीक है, इनमें बदलाव की जरूरत है। इसके बाद वक्फ बोर्ड के सदस्यों को एक उम्मीद जगी कि भैया अब तो हमारे पक्ष में फैसला आएगा। हम क्या देखते हैं, पूरी गुजरात लॉबी लग जाती है, निशिकांत दुबे सवाल जजों पर खड़ा करते हैं, कोर्ट पर खड़ा करते हैं, जगदीप धनखड़ चले आते हैं, इसमें हम किरण रिजिजू को देख लेते, तमाम बड़े बड़े लीडर, तमाम बड़े बड़े चेहरे सामने आने लगे जो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने लगे, जो जजों पर सवाल खड़ा करने लगे। तो क्या इसके पीछे सरकार का हाथ था? क्योंकि ये कहना संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, ये सवाल खड़ा करना कि भैया सुप्रीम कोर्ट को ये जो मामले हैं संसद के, इसमें दखल नहीं देना चाहिए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अंग जो हैं वो देश के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और न्यायपालिका की अगर हम बात करते हैं, उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल खड़ा करना, जजों पर सवाल खड़ा करना, क्या ये नहीं बताता कि ये सब पहली बार हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि न्यायपालिका की ताकत को कम किया जाए? और सबसे बड़ी बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वो 14 सवालों का लेटर, वो 14 सवालों की चिट्ठी जो मौजूदा सीजीआई BR गवई से पूछे गए, उस वक्त क्यों नहीं पूछे गए जब संजीव खन्ना सीजीआई के पद पर थे? और कहा गया तमिलनाडु वाला जो पूरा मामला था कि अगर राष्ट्रपति के पास जो मामला है, उनके पास जो बिल है, अगर उस पर 90 दिन के भीतर काम नहीं किया गया तो बिल अपने आप लागू हो जाएगा। ये तमाम चीजें बताती हैं कि खेल तो कुछ है, जजों का पूरी पीठ का बदल जाना और कहीं ना कहीं 2 जजों का इस पर रहना, ये तो साफ तौर पर बताता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। और क्या सरकार न्यायपालिका की शक्ति, उसके ताकत को कम करना चाह रही है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।